चलिए बात नहीं, लास्ट हम हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे, हीटिंग इफेक्ट पे ही, ठीक है। जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था उन सारे फॉर्मूलों का यूज़ किया जाएगा। तो अभी न्यूमेरिकल कराए थे क्या? हाँ, एक भी नहीं। चलिए लिखिए क्वेश्चन। एक लोग थोड़ा मार्कर भी लेते हो भाई, भूल गए मार्कर। क्वेश्चन लिखिए, मैं तब तक बोल रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक। पहले लिखिएगा नेक्स्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द, बात नहीं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द filament, how many electron flow through the filament of 120 volt and 60 watt electric lamp and 60 watt है electric lamp per second, ठीक है। नेक्स्ट और लिखिएगा, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। ये पहला है आज का। दूसरा लिखिएगा, अ हीटिंग एलिमेंट इज मार्क, अ हीटिंग एलिमेंट इज मार्क 210 वोल्ट, 630 वॉट, 630 वॉट। What is the current drawn? What is the current drawn? What is the current drawn by the element when connected 210 volt DC supply? या मेंस भी लिख सकते हो सप्लाई की जगह। 210 वोल्ट डीसी मेंस कनेक्टेड टू 210 वोल्ट डीसी सप्लाई या डीसी मेंस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बना के आगे लिखना, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट। दो चीजें पूछा है, करंट और रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन में। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक ही बार सब अभी कर लेंगे। तीसरा लिखिएगा, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, दो दो तीन तीन लाइन का। नेक्स्ट लिखिएगा, 10 वोल्ट स्टोरेज, 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी negligible internal resistance, negligible internal resistance is connected across a 50 ohm resistor made up of aluminium, मैग्नाइन लिखना, made up of मैग्नाइन सब्सटेंस से बना है। फुल स्टॉप देके, हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस इन अ 1 आवर। क्वेश्चन मार्क बना के फिर इसी क्वेश्चन में आगे अभी लिखिएगा, क्वेश्चन मार्क बना दीजिएगा। एक हो गया इसका, एक और में है, बोला है व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। कितना हुआ? 3। एक और लिखिए, चौथा, एन इलेक्ट्रिक मोटर operate on a 50 volt supply and draw a current of 12 ampere
इफ द मोटर इल्ड YIELD मतलब उसकी लिमिट है, मोटर इल्ड मैकेनिकल पावर ऑफ 150 वॉट, what is the percentage efficiency of the motor? What is the percentage efficiency of the motor? 4 हुआ, 5 कंप्लीट कर लो। 5वां लिखिएगा, an electric motor operating on, नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन 50 वोल्ट डीसी सप्लाई, 50 है, 50 वोल्ट डीसी सप्लाई, ड्रॉ अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, ड्रॉ अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, if the efficiency of the motor is 30%, draw current of 12 ampere if the efficiency of motor is 30%, eliminate या estimate लिखना, सॉरी, estimate the resistance of the winding of motor, estimate the resistance of winding ऑफ द मोटर। ठीक है, करिए सॉल्व। 5 क्वेश्चन है, फटाक फटाक करो। 5 और मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये जो 5 यहाँ लिख रहा हूँ, ये पांचों तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं, पहले कर लीजिएगा वो। एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, आप करिए, बात बंद कर दीजिए, जितना हो रहा है उतना अटेम्प्ट करो, उसमें लगा के देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हो रहा है।
क्या हुआ भाई? टोटल 5 था, 2 लिखे हैं, अभी और लिख रहे हैं। क्वेश्चन बहुत है इसमें, बहुत, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक क्वेश्चन आधा क्वेश्चन आ गया हो गया, बहुत क्वेश्चन आए हैं बोर्ड से लेके कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ? क्यों भाई? पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बोलो? पहला क्वेश्चन बोलना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वाला है क्वेश्चन। बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ 120 वोल्ट। तो थोड़ा ध्यान से देखो क्या क्या दिया है। सर पोटेंशियल दिया है उसका 120 वोल्ट, कितने का पावर है? 60 वॉट पावर है, ठीक है। और टाइम देखो बोला है पर सेकेंड, तो क्या मतलब 1 सेकेंड की बात कही है उसने। हमसे क्या निकालना है क्वेश्चन में? बोल रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इस फिलामेंट से पर सेकेंड में, ठीक है। तो बाकी इसमें अब तुम्हें अननोन क्वांटिटीज़ में ई की वैल्यू तुम्हें पता होगी। 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या लोगे? -19, ये तो इतना ही होगा। अब तुम्हें क्या निकालना है? n निकालना है। तो n क्या होता है सर? हम पढ़ते हैं q की जगह पे n इंटू ई आता है ना, तो पहले n निकालने के लिए q निकालना पड़ेगा। और q क्या होता है सर? q कैसे निकलेगा? तो सर i में q आता है, तो q बाई क्या होता है? तो इसका मतलब q निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? i। अब i को इनमें दिए क्वांटिटी से रिलेट करना है। ध्यान से देखो, टाइम तो दिया है, चल जाएगा। अरे इस फॉर्मूले में टाइम आ रहा है, चल जाएगा। सर आई निकालना है, कैसे आई निकालें? तो ऐसा करते हैं, भी दिया है, पी दिया है, तो पी इज इक्वल टू भी इंटू आई लगा लें। क्यों भाई? पी दिया है तो आई मिल गया, बस खत्म। आई की वैल्यू हो जाएगी पी बाई भी। पी की वैल्यू कितनी है? 60। सब एसआई यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। बी है कितना? 120, मतलब 1/2 आ जाएगा। ये एम्पियर में आ गया। सर करंट मिल गया। अब आई की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। टी पता है, क्या क्यू मिल जाएगा? तो आई हो गया 1/2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1, क्योंकि टाइम 1 सेकेंड है। मल्टीप्लाई होके तो 1/2 ही रहेगा। देन क्यू इज इक्वल टू 1/2 कूलम। क्यू मिल गया। अब क्यू मिल गया तो उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या एन मिल जाएगा, बस रख दीजिए। क्यू की जगह पे 1/2 रख दिया। क्या इधर आएगा? अरे ई इधर आएगा ना, तो ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो क्या n मिल जाएगा यहाँ से? अच्छा 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हो ना, ऐसे लिख के सॉल्व कर लो। अब n की वैल्यू तो सॉल्व ही कर लोगे। तो जो क्वेश्चन दिया है उसी से रिलेट करना है आपको, कुछ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा चलना है। जो पढ़ चुके हो वही है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है और फटाक से हो जाना चाहिए, इतना लेवल हाई नहीं है। रख के इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेना। n की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, कितना आ रहा है? 3.125 10 टू द पावर 18। ये नंबर है तो कोई यूनिट नहीं होगा इसका। बोलो हटाएं? अगले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बोलो। नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है। एन हीटिंग एलिमेंट इज मार्क 210 वोल्ट। कितना वोल्ट मार्क है? केवल मार्किंग पे मत जाना। मार्क करने से ऐसा नहीं है कि हमें पावर उतना मिल जाएगा, वो तो इस पे लिखा है ना 210 वोल्ट। भाई तो अब कितने से तुम जोड़ रहे हो, मेन मुद्दा वो है। तो देखो उसमें आगे बोला है कि व्हाट इज द करेंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू अ 210 वोल्ट डीसी। मार्क भी 210 था और जोड़ा भी किससे गया? 210 से, तो उसका पोटेंशियल 210 होगा। अगर 210 मार्क है और जोड़ा गया 200 से होता या 220 से होता तो पोटेंशियल उसका 220 होता। जिससे मेन से जोड़ा गया है वो पोटेंशियल है उसका।
मार्किंग उसका पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। पावर का रेटिंग दिया हुआ है, कितना पावर रेटिंग दिया है, 630 वॉट दे दिया। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि भाई कितना करंट ड्रॉन होगा और इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। सिंपली हमसे पूछ लिया व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस एकदम 1 मिनट में निकल जाना चाहिए। P इज इक्वल टू सर V इंटू क्या होता है I, P की वैल्यू कितनी है 630, V दिया है क्या, यस 210, I हमें नहीं पता है, 0 से 0 गया और 7 से गया ये 3 हो गया, देन I कितना आ गया 3 एम्पियर। सर V इज इक्वल टू I इंटू क्या होता है R, देन R इज इक्वल टू V अपॉन V कितना है 210 और I कितना निकाले हो 3, तो 3 से कितनी बार में कट गया 70 ओम उसका रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 10 वोल्ट की स्टोरेज बैटरी है और उसके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इज कनेक्टेड अक्रॉस टू अ 50 ओम रेजिस्टेंस। तो गिवन क्वांटिटीज लिखिएगा फटाक से। भी 10 वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस कितने ओम से कनेक्ट है 50 ओम से, और किसी एलॉय से बना है, उस एलॉय का नाम दे दिया मैग्नाइन है, ठीक है चलिए कोई मतलब नहीं है उससे। हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द रजिस्टर इन अ 1 आवर, टाइम दे दिया है सर 1 आवर, ठीक है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी वो बात अभी अलग है, पहले तुम्हें तो ये बताना है कि कितनी हीट एनर्जी निकलेगी, बताना थोड़ा ध्यान से। हमें भी पता है, आर पता है, टी पता है, तो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर बाई टी, उल्टा लिख दिया क्या, वी आई टी याद रखो, बस एक याद रखो। यहाँ से आई को रिप्लेस करना है क्योंकि हमें आई दिया ही नहीं है, तो आई क्या होता है अभी यहाँ निकाला, देखो आई की वैल्यू निकालेंगे क्या वी बाई आर होगा, तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू में टी, बस हो गया खत्म, आंसर मिल गया। वी मतलब सर 10, 10 का स्क्वायर 100, आर मतलब 50 और टाइम मतलब 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर दिया है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये सेकेंड में लेना है 3600 सेकेंड, और ये जूल में जब तब तक आएगा नहीं जब तक तुम इसको सेकेंड में नहीं रखोगे, तो हमेशा टाइम को सेकेंड में रखना है, क्योंकि ये आंसर क्या होता है एनर्जी है ना, तो एनर्जी है तो किस में आएगा जूल इंटू सेकेंड, अरे वॉट ये एनर्जी है वर्क डन, तो जूल में ही तो लिखना है इसको, तो जूल में लिखने के लिए जूल एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट में तो सेकेंड यूज़ होगा। 0 से 0 कट गया, 36 में 2 और 1 3, 5 से इसको काट दें क्या, कितनी बार में कट जाएगा 20, और 20 का 360 में मल्टीप्लाई करोगे तो 72 और 1 और 1 2 0 हो जाएगा ना, सही है ना भाई, इतना जूल एनर्जी रिड्यूस होगा। और किससे जोड़ा गया है थोड़ा ध्यान से देखो, किससे जोड़ा गया है इसको, उसने क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन मार्क बनाने के बाद से व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी, कैसे बताओगे, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो ना। स्टार्टिंग वाली लाइन में बोल रहा है कि एक 10 वोल्ट की स्टोरेज बैटरी है जिसकी निग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, बस इतना ही बात दिया है। बैटरी है ना, बैटरी है तो बैटरी कोई भी होगा तो उसका सोर्स केमिकल सोर्स होगा। अरे भाई बैटरी के अंदर क्या भरा जाता है, वही तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वही तो हमारा सोर्स होगा, उसी की वजह से तो ये इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो सोर्स होगा हमारा ये केमिकल सोर्स, लिखते हैं ना उसमें बैटरी वर्ड होगा तो केमिकल। अगर एसी सप्लाई होता तो कहानी बदल जाती, केमिकल सोर्स नहीं होता तो। अगला बताइए, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट ऑन अ 50 वोल्ट सप्लाई, ठीक है भाई, पोटेंशियल 50 वोल्ट सप्लाई है, कितने से करंट ड्रॉन हो रहा है, इससे 12 एम्पियर का सर करंट ड्रॉन हो रहा है। इफ द मोटर इल्ड मैकेनिकल पावर, सर ये मैकेनिकल पावर क्या है, इल्ड, मोटर इल्ड मैकेनिकल पावर कितना वॉट का है 150 वॉट, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी, चलो ठीक है वो तो छोड़ दो, इफिशियंसी निकालना है बस इतना समझ जाओ। एक चीज़ हमने नहीं लिखा क्या, कि इल्ड कितना मैकेनिकल पावर इल्ड कर सकता है,
इसका मतलब बस समझना है। देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि जो डाटा दिख रहा है उससे तुम्हें इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी का एक ही फॉर्मूला होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अच्छा एक चीज़ बताओ, V इंटू आई हम दे रहे हैं क्वेश्चन में, V इंटू आई दे रहे हैं, तो V और I का मतलब क्या है? ये तो रेजिस्टेंस की वजह से, मतलब जो करंट ड्रॉन होगा किसी रेजिस्टेंस में जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तब ना वो V होगा। याद करो, तुमको इनपुट पावर और आउटपुट पावर के बताया गया था। एक सेल का अंदर का पावर होता है और एक बाहर का। तो अभी ये तुम्हारे लिए लग रहा है कि आउटपुट पावर है, बट उसने देखो क्वेश्चन में एक चीज़ उसने ऑलरेडी दे रखी है, कितना कि 150 वॉट लिख दिया। वो नहीं समझ में आ रहा है तुमको, तो दिमाग में इतना होना चाहिए कि वो पावर ही है। अब वो इनपुट है कि आउटपुट है, बस तुम्हें समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में बस इतना ही बोला, इफ द मोटर इल्ड मैकेनिकल। अब तुम सोचो, जैसे मान लो तुम्हारी बाइक है, तुम्हारी बाइक की कैपेसिटी या पावर मैं बोलूँ कि 200 है, कुछ भी, अब सीसी में मान लो या जिस भी इंजन की कैपेसिटी, सिलेंडर में मान लो, जिसमें भी तुम मान रहे हो, तो 200 है। तो 200 है तो ये तुम्हारा आउटपुट है कि वो 200 तक दे सकता है। अब तुम उस पर इनपुट कितना खर्च करे हो तो तुम्हारे ऊपर है ना। अरे भाई 200 सीसी की है तो क्या वो हमेशा 200 की स्पीड से चलेगी? नहीं, आपने कितना उसको इनपुट दिया, कितना एक्सीलरेट किया, कितना गियर लगाया, क्या किया, वो आपके अंदर है। तो इनपुट तुम्हें निकालना है और आउटपुट उसने दे दिया है। मतलब आपका मोटर कितना इल्ड कर सकता है, कितना उसका क्षमता है, तो वो 200 है। मतलब आउटपुट पावर दिया है सर, कितना दिया है? 150। तो क्या इनपुट पावर निकालना पड़ेगा? तो इनपुट पावर तो यहाँ पे, अब देखो यही चीज़ कंफ्यूज कर रहा है, इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि सर V इंटू आई तो आपने आउटपुट पावर बताया था वहाँ पे, तो सेल की बात थी, ये मोटर की बात कर रहा है। समझो बात, सेल में अलग कहानी है और मोटर की अलग कहानी है। मोटर एक एप्लियंस है जो काम करके हमें आउटपुट दे रहा है, और सेल के अंदर इंटरनल भी तो चीज़ें हैं, उसके अंदर खुद का पावर है। तो ये V इंटू आई, तो इसका इनपुट पावर हो गया। अब इनपुट पावर तुम्हें पता है एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो क्या कर देंगे? 100। तो सर आउटपुट पावर कितना है? 150। और इनपुट निकाल लेते हैं सर, V की वैल्यू कितनी है? 50 और I की 12, तो 50 और 12 क्या 600 हो जाएगा? 600 वॉट। तो 600 रख देते हैं, इनटू में 100। सर ऐसा कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 6 से 2 से काट दो, 3 से काट दें, 2 से 25 हो जाएगा क्या? 25%। ठीक है। अच्छा ये डिविजिबिलिटी वाली रूल्स आप लोग को तो पता होगा, बेसिक क्लास 6-7 एर्थ में पढ़ाया गया होगा, किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है, ये चीज़ें चेक कर सकते हो क्या? डिविजिबिलिटी रूल आता है? कितने लोग को आता है? एक लोग क्लास में। आप डिविजिबिलिटी रूल, जैसे मान लो मैंने एक नंबर दिया, ये मैंने बोला ये 3 से डिविजिबल है, इलेवन से, फोर से, 8 से। कैसे चेक कर रहे हो? पता है कि बस पता है ना? तो बस यही चीज़ यहाँ 6 से सर डिविजिबल है भाई, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 6 से डायरेक्ट डिविजिबल होता। ठीक है, जैसे कोई चीज़ अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है किससे डिविजिबल होगा? 6 से। हाँ 7 का नहीं पता है, 11 का कैसे पता किए हो? उसमें भी सेम कहानी चलती है भाई। ये नोट हो गया है? ठीक है, वो बच्चों वाली बात है। डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए, क्योंकि आपको देखो सॉल्व करना है, टाइम बचाना है, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आप ऐसे भी जैसे 2 4 3 का, ऐसे देखो 2 और 5 का कहानी सेम होता है, बस एक चीज़ बदलता है। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा है ऐसे, समझो 2 का पावर 1 है तो कितना आता है? 2 आता है।
2 का पावर 2 लिखूं तो कितना आता है 4, 2 का पावर 3 लिखूं तो कितना आता है 8, 2 का पावर कितना होगा 4 तो कितना आएगा 16, 2 का पावर 5 होगा तो कितना आएगा 32, ये आएगा। अब सोचो, जैसे मान लो कोई नंबर है, उसका एक अंक, लास्ट वाला एक अंक अगर केवल 2 है, बस ऐसे समझो, लास्ट अंक क्या है 2 है, मतलब 2 से डिविजिबल है अगर, तो 2 ही होगा, ऐसा इवन नंबर होगा तभी तो 2 से डिविजिबल होगा। बस एक अंक चेक करोगे, क्योंकि पावर कितना है 1, तो किससे डिविजिबल होगा 2 से। फिर ऐसे देखो, इसमें देखो पावर कितना हुआ 2 हुआ, तो लास्ट के कोई 2 डिजिट, लास्ट वाले 2 डिजिट अगर हमारे 4 से डिविजिबल हैं तो किससे डिविजिबल होगा 4 से। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा है और पूछ दे कि 8 से डिविजिबल है, तो तुम क्या चेक करोगे, उसके लास्ट वाले डिजिट, 3 डिजिट, कितने डिजिट 3 डिजिट 2 से डिविजिबल हैं, सॉरी 2 से डिविजिबल नहीं 8 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा 8 से। 16 से डिविजिबल चेक करना है तो उस लास्ट के कितने डिजिट चेक करोगे 4, 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर 16 से कट रहा है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी किससे कटेगा 16 से कटेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मैथ्स में तुम पढ़े ही होगे। चलिए नेक्स्ट, कितना हो गया 4 हो गया। और अगला बताओ क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन 50 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक है सर, 50 वोल्ट डीसी सप्लाई मतलब ये तो पोटेंशियल है, 50 वोल्ट डीसी सप्लाई। अच्छा, ड्रॉन अ करंट ऑफ 12 ओम, कितना करंट ड्रॉन कर रहा है 12, अरे एम्पियर है भाई 12 एम्पियर। इफ द इफिशियंसी ऑफ द मोटर 30%। अब यहाँ पे कहानी देखो, इफिशियंसी दे दिया उसने, तो पूछा है इफ द इफिशियंसी ऑफ द मोटर इज 30%, एस्टिमेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग ऑफ द मोटर। कितने लोग कर लिए हो, कितना आया 1.25। 1.25 कैसे लिख दिया, बस आप क्या निकाल रहे हो, आउटपुट पावर निकाले। आउटपुट पावर कितना है, क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा। मोटर की इफिशियंसी 30% है ना, इफिशियंसी, तो समझो ऐसे देखो, ये 2 चीज़ दिया है और इफिशियंसी भी लिख देते हैं, कितना दिया है 30%। तो सर इफिशियंसी 30% है तो कितना परसेंट पावर डिसिपेट करेगा, मतलब हीट कितना परसेंट करेगा। अरे भाई मेरे, तुम्हारे बाइक की इफिशियंसी अगर मैं बोल दूं 30% है तो कितना पेट्रोल खाएगा, 70% तो खा लिया, बस दिया कितना। इफिशियंसी मतलब हिंदी में समझो कार्य क्षमता, तो उसकी कार्य क्षमता ही कितने की है 30 की, तो 70 तो खत्म कर देगा वो। 100 दिए हो ना तुम, तो 100 में से कितना खा लिया 70, दिया बस तुम्हें कितना कार्य करके 30, समझे। तो 30 जब दिया है तो इसका मतलब उसने 70% का क्या बना दिया, हीट बना दिया। तो उसने तुमसे यही तो पूछा कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो तो रेजिस्टेंस है, बट ठीक है। इफ द इफिशियंसी ऑफ मोटर इज 30% तो एस्टिमेट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले तुम्हें आर निकालना है, तो वी आई इन सब का नॉलेज होना चाहिए। रेजिस्टेंस है तो वी आई तो चाहिए ही चाहिए। तो सर हमें इसमें देखिए वी और आई दिया, यहीं से निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस। नहीं, उसने इफिशियंसी 30% कर दी, तो जाहिर सी बात है बहुत लोड रहा होगा। एक मशीन है, उस पर लोड अगर नहीं है तो क्या उसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होगी भाई, जितना तेल डालोगे उतना कार्य करके दे देगा। अगर बहुत लोड डालते जाओगे तो क्या जितना तेल डालोगे उतना वो काम करेगा, नहीं करेगा, एवरेज कम निकल के आएगा। मतलब उसकी इफिशियंसी लगातार घटती जा रही है। तो घटते घटते कहाँ पहुँच गई है,
30%। तो हम लोड दे रहे हैं ना ऊपर से, वही कितना लोड दिए हैं दैट इज द रेजिस्टेंस, उसी रेजिस्टेंस को तो फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट V और इंटू आई से निकालोगे तो ये विदाउट लोड था। अब मैंने उस मोटर की 30% इफिशियंसी दे दी, तो उस केस में अब हमारे पास पता ना कितना पावर डिसिपेट हो रहा होगा, मुझे नहीं पता है, वो पहले पावर निकालो। अब मैंने इफिशियंसी दे दिया तो बताओ कितने लोग पावर निकाल लोगे, कितना परसेंट होगा जो हीट में कन्वर्ट होगा, 70 ना। तो 70% हीट में कन्वर्ट होगा, तो निकाल तो लिया आपने, इफिशियंसी 30 दिया था, 70% किस में चला गया, तो लिख लो यही 70% हीट में, हीट डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन 70%। अब दो चीज़ें मिल गई हैं, अब तो सॉल्व कर लोगे। हीट डिसिपेशन कितना परसेंट हो गया, 70 पे काम करना है, 30 नहीं। 30 तो उसने इफिशियंसी में अपने काम करने में ख़त्म कर दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम होता है आपके कार्य को रोकना, कम करना। तो कार्य को रोक कौन रहा है, ये 70%, क्योंकि यही हीट डिसिपेट कर रहा है। और क्वेश्चन में पूछा भी क्या गया है, रेजिस्टेंस, तो जाहिर सी बात है लोड की वजह से जो पावर है पहले वो तुम्हें पता होना चाहिए। लोड ये आर था, इसकी वजह से बहुत लोग ऐसे करते हैं सर 30 पे वर्क लेके सॉल्व कर देंगे, नहीं, इफिशियंसी 30 है और पूछ दिया रेजिस्टेंस, तो जाहिर सी बात है हीट डिसिपेशन पे सॉल्व करो। लिखो, लिख के सॉल्व करो, अब तो कर लोगे। बाकी इनका आंसर बताओ। इफिशियंसी वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक बार देख लेना, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि, और ये तो क्वेश्चन आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है ये, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ फटाक से, मैं आगे चलता हूँ। ये 2 क्वेश्चन हैं, 5 2 7, 10 मिनट और देंगे क्वेश्चन में, इसके बाद से हम चलेंगे नए टॉपिक पे, किरचॉफ रूल। आया भाई? नहीं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो? जिसका वो हो गया वो इस क्वेश्चन का आंसर देगा, टाइम वेस्ट मत करो, और जिनका नहीं हुआ है वो देखें। हीट डिसिपेशन है 70%, तो 70% उसने अपने पावर का, जो भी उसका पावर रहा है उसमें से कितना परसेंट हीट डिसिपेशन कर दिया है, 70। तो 70% किसका, पावर का। पावर कितना होता है, V इंटू आई का। तब से यही तो बोल रहा हूँ मैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो V इंटू आई सर क्या है, अरे 50 12 है, तो इसका 70% नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे। अब सर 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 60 क्या 420 होगा क्या, 12 5 60, और 60 में 7 का, सही है ना, 420 वाट हीट है ना, इतना जूल एनर्जी उसने वेस्ट कर दी, ठीक है। मतलब हीट एक एनर्जी है, तो इतना परसेंट एनर्जी, मतलब 70% के हिसाब से उसने इतना 420 गायब कर दिया। अब सर इससे क्या फ़ायदा होगा भाई, पावर आपको यहाँ पे हीट डिसिपेशन ऑफ 70% है, तो इस फॉर्मूले से लिखो, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला कितना होता है, हमेशा क्या लगाया है फॉर्मूला, I² इंटू, अरे भाई पावर डिसिपेशन और ट्रांसमिशन वाले में भी तो यही लगा था, हमेशा पावर जो हीट के फॉर्म में जनरेट हो रही है, वेस्ट हो रही है, उस वेस्टेज पावर को तो हम यहीं से निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें क्या नहीं पता है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये मैं लिख दिया हूँ ना, हीट डिसिपेशन है, तो ये जूल में मत लिखो, ये पावर का ही फॉर्म है, क्योंकि पावर का परसेंट निकाल रहे हो, तो आंसर किस में आएगा, वॉट में ही आएगा ना। तुम खुद देखो भाई, VI क्या है, वॉट, पावर, तो पावर का परसेंट पावर ही आएगा, जूल थोड़े हो जाएगा, तो वॉट होगा। तो क्या यहाँ पे कितना परसेंट वॉट हो रहा है, 420 वॉट हो रहा है। आई की वैल्यू कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
144, क्या आर मिल गया? देन आर इज इक्वल टू 420/144। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करके बस लिख दीजिए आंसर आ गया। आंसर इसका बता दें 2.9 आ रहा है, डिवाइड कर चेक कर लेना क्या सही है। कभी भी पावर डिसिपेशन जब पूछ रहा है तो फॉर्मूला I² × R हमेशा। अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए, पढ़ के सामने लिखा है, लिख लीजिए फटाक से। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इतने मेगावाट का है 100, ट्रांसमिट टू पावर और डिस्टेंस लोड, बहुत दूर पे रखा हुआ एक लोड है, वहाँ पे पावर ट्रांसमिशन कर रहा है, किससे? थ्रू अ लॉन्ग एंड थिन केबल, बहुत लंबे और पतले वायर से। विच ऑफ टू मोड ऑफ द ट्रांसमिशन वुड रिजल्ट है, वो रेजिस्टेंस मत समझ लेना, क्योंकि रिजल्ट इन लेजर पावर मतलब कम से कम पावर में। अब दो जो नीचे पावर ट्रांसमिशन है वो मोड ये है 20,000 वोल्ट में है, और ये कितने वोल्ट में है? 200 वोल्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए और बताइए। अभी इसमें मैं पूछ देता वाई तो पूरा आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करके लिखना भी पड़ता, बट अभी तो बस आप सॉल्व ऐसे बता सकते हो। जल्दी बताओ पहले वाले का आंसर, उसके बाद दूसरे पे आओ। बात नहीं, जिसका हो जाए वो नीचे वाला क्वेश्चन करेगा। हो गया? नहीं हुआ? कल बताया था आपको, सुनिए इधर। लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है, बात सुन लो बात। लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है तो लॉन्ग ट्रांसमिशन में हमेशा हाई वोल्टेज और क्या लिया जाता है? लो करंट लिया जाता है। इसीलिए बताया गया था हमेशा हाई वोल्टेज और लो करंट लिया जाता है। अब करंट तो इसमें दिया नहीं है और साफ दिख रहा है हाई वोल्टेज इसी ट्रांसमिशन में है, क्योंकि ट्रांसमिशन तो लॉन्ग है ना। अरे भाई 100 वाट का मेगावाट का एक कोई सब स्टेशन होगा, वहाँ से तुम्हारे घर पे लाइट भेजना होगा, तो कहीं दिल्ली में बैठा है स्टेशन, तो वहाँ से किसके थ्रू आएगा? एक लॉन्ग थिन केबल के थ्रू आएगा। अब वो केबल से जब आएगा तो पावर क्या होगा? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डिसिपेट होगा, एनर्जी लॉस होगी। तो बोल रहा है रिजल्ट इन अ लेसर पावर वेस्टेज, मतलब कम से कम पावर वेस्ट किस मोड में होगा? इस मोड में या इस मोड में? तो जाहिर सी बात है हाई वोल्टेज लो करंट, करंट का इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो सबसे कम पावर किस में डिसिपेट होगा? 20,000 वोल्ट में। बस हो गया। अगर पूछ देता मैं वाई, एक्सप्लेन द रीजन, मैं पूछ देता एक्सप्लेन द रीजन, अब बताओ क्या कर लोगे? कितने लोग अब कर लेंगे? पूरा रीजन एक्सप्लेन करिए। अब क्वेश्चन 1 नंबर से 5 नंबर में आ गया, या चलिए 3 नंबर में मैं बोल दिया आ गया, तो बस इतना 20,000 पे टिक करके करने से काम चल जाएगा? पूरा लिखना पड़ेगा सर। एक्सप्लेन तो अब लिख के नहीं करना है, इसको दिखाना है। तो पहला मोड देखिए, पहले बोर्ड में कितना वोल्टेज है? 20,000 वोल्ट है। समझो सर करंट कितना जाएगा? तो P इज इक्वल टू भी इंटू कितना होगा? I होगा। बोलो भाई। तो क्या यहाँ पे तुम्हें I पता है? नहीं। P पता है? हाँ। I निकल जाएगा, निकाल। अरे ये है P पावर, सब स्टेशन का पावर तो एक 100 मेगावाट का है ना, तो 100 मेगावाट क्या 10⁶ और 6 और 2 क्या 8 हो जाएगा क्या?
समझ गए हो ना। 10 का पावर 8 भी कितना दिया है, 2 इंटू 10 का पावर 4 इंटू में क्या है 4 से ये 4 चला जाएगा क्या, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 4, क्या आई बचेगा, समझे हो। अरे 2 नीचे आएगा तो क्या 1/2 होगा, और 1/2 कितना हो जाता है 0.5, 0.5 से एक पॉइंट इसको दे दो तो 5 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 3। क्या करंट मिल गया। सर किस करंट से क्या फ़ायदा होगा, मैं बताता हूँ। अब भाई तुम्हें निकालना है पावर ट्रांसमिशन, कितना ट्रांसमिट होता है। कभी भी पावर ट्रांसमिट होता है तो I² इंटू पी। भाई पी नहीं पता है, छोड़ दो, ये ट्रांसमिटेड पावर है। ये नहीं पता है भाई, उसने 100 भेजा है तो 100 मिलेगा थोड़े, ये ट्रांसमिट कितना हीट में ट्रांसमिट हो गया ये नहीं पता है। तो पी टी इज इक्वल टू I² इंटू आर। आई की वैल्यू तो यही रहेगी ना, कितनी 5 इंटू 10 का पावर 3, और उसका क्या करना है स्क्वायर, इंटू में क्या होगा आर। आर नहीं पता है, छोड़ दीजिए। भाई मोड चेंज होगा तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, नहीं सर, वायर तो वही रहेगा ना, उसकी लंबाई वही रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस भी और आई पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, इन पे ना करता है। तो मोड चेंज करने से वायर का रेजिस्टेंस थोड़े चेंज होगा, तो आर को छोड़ दो, आर इज द कांस्टेंट। सॉल्व करो इसको, देन पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलना अब 25 इंटू 10 का पावर 6 इंटू आर। ये मिल गया सर पावर, पहले वाले मोड में। दूसरे में देखते हैं, अगर इससे ज़्यादा हो गया, ये 1 मान लेते हैं, ये 1 वाला केस है, ऊपर लिखा तो है। चलो सेकेंड वाले केस में आओ। सेकेंड वाले केस में फिर सर पावर निकालना है, तो अब पावर में देखो क्या V इज इक्वल टू फिर कितना यही रखना है, तो P इज इक्वल टू V इंटू क्या रखोगे I। सर V की वैल्यू अब चेंज करिए, कितना दिया है, अरे 200, I नहीं पता है, पावर तो अभी भी कितना रहेगा 10 का पावर 8, तो 2 इंटू 10 का पावर ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 10 का पावर 6 बचेगा, देन I इज इक्वल टू 0.5, या डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 इंटू 10 का पावर 5 हो गया, समझे। चलो ये तो मिल गया सर I। अब बताइए, सुनिएगा ध्यान से, ट्रांसमिटेड पावर सर I² इंटू क्या होगा R, देन पी टी इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है, क्या स्क्वायर किया जाएगा इंटू R, देन पी टी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, अब 5 2 जा। अब बताओ देख के 1 ज़्यादा है कि 2, क्या पी टी 2 जो है ग्रेटर है क्या पी टी 1 से, अरे 10 का पावर 10 है और ये 10 का पावर क्या है, तो जाहिर सी बात है कौन सा 2 वाला ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है और ये कम हीट। तो हमसे तो ये पूछा है ना लेसर कौन कम करेगा, तो जाहिर सी बात है क्या 20,000 वाला कम कर रहा है, ये तो मैं पहले ही बता दिया था, बट एक्सप्लेन करने के लिए वो मेथड है, समझ गए हो। नेक्स्ट, जल्दी करो, किरचॉफ रूल आज स्टार्ट कर देना है। मैं इसमें क्वेश्चन तुम्हें दे दिया जाए, करोगे, चलो मैं क्वेश्चन इसको दे देता हूँ, ठीक है। आज अभी आपको एक केमिस्ट्री का मिलेगा ही, इसका भी मैं आपको केवल इसी टॉपिक का दूंगा, एक पेज का क्वेश्चन होगा, अभी टाइप करा देता हूँ, बट जाते वक्त ले लेना ज़रूर, ठीक है। आंसर सही दिया जाएगा, नीचे आंसर लिख जाएगा, सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। आपको अगर कोई दिक्कत होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊँ, बहुत क्वेश्चन है आए हुए, बहुत समय लग जाएंगे, ऑलरेडी हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं सिलेबस में। ये क्वेश्चन जल्दी बताओ, नोट करो, जिन्होंने नोट नहीं किया क्वेश्चन नोट करिए। जल्दी बताओ इसका आंसर, बताएंगे नहीं, साफ साफ सारी चीज़ें लिखी हैं, इतने क्वेश्चन बता दिए, अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। कैलकुलेट द एनर्जी पर सेकेंड इन अ न्यू कॉम्बिनेशन, बस कहानी बदली गई है, एक वायर है, वायर को काट के पैरेलल जोड़ दिया गया है।
लिख लिया, नोट कर लिया, बताएं आंसर बताओ। आज है कौन सा, वेडनेसडे ना। अब बताओ फिर कल कैसे सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। इस हफ्ता भी मतलब ये हफ्ता भी चला गया, ऐसे कितने हफ्ते चले जाएंगे इस चैप्टर में। हाँ वही कुछ करना पड़ेगा। इस हफ्ते में तो मैं ख़त्म करके रहूँगा, चाहे अब जो भी हो जाए। चाहे आपको संडे को बुलाया जाए या कोशिश किया जाए कल ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मैं खुद इससे पक गया हूँ इस चैप्टर से। मुझे अब इसमें पढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चैप्टर का। मगर ये चैप्टर है बहुत अच्छा और है बहुत आसान, अगर समझ लिए हो। देखो क्या है ना, आप मान लो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पक गया हूँ, क्योंकि मैं ये हमेशा यही पढ़ते ही आया हूँ। मतलब हमेशा मेरे लिए, जैसे अब मुझे इंटरेस्ट किस में है, मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊँगा इंटरेस्ट है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊँगा तो इंटरेस्ट है। क्यों है? क्योंकि मैं वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ा हूँ, बट ये तो मान लो 11th-12th में पढ़ा, ये फिर बीटेक गया 4 साल में यही पढ़ा, केवल करंट बताओ, ये बताओ, किरचॉफ रूल सॉल्व करो, ये करो, केवल 4 साल यही पढ़ाया गया है। तो इन चैप्टरों से पक गए हैं। ये चैप्टर अब आप भी ऐसे जब पढ़ोगे, अब मान लो सीएस ले लिए तो आप इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, मगर कहीं गलती से इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिए और कहीं गलती से इलेक्ट्रिकल ले लिए तो पूरे 4 साल यही करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही सब घुमाएगा। देखो एक हीटर कॉइल है, रेट कितना है उस पर? 100 वॉट। अरे पावर ये रेटेड है, ध्यान देना, रेटेड पावर मेरा मेन पावर नहीं होता है, इस पर रेट है। चलो पोटेंशियल कितने का है? 200 वोल्ट। जाहिर सी बात है 200 वोल्ट का है। तो अब देखते हैं कि 200 वोल्ट से जोड़ा गया है कि नहीं। तो देखो फिर क्या बोला है, इतने रेटेड में था कॉइल, उसको कितने पार्ट में कट कर दिया गया? 2 पार्ट में। ठीक है सर, काट दिए। बोथ पार्ट में पैरेलल जोड़ दिया गया, ठीक है, और सेम सोर्स से जोड़ा गया उन दोनों को, जो पैरेलल जोड़े गए थे, कितने से? तो जाहिर सी बात है भी तो 200 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, इनके लिए भी जो 2 पैरेलल जोड़ रहे हैं। कैलकुलेट द एनर्जी पर सेकेंड इन द न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है सर, अभी वो एनर्जी निकाल लेंगे, पहले ये बताइए भी दिया है 200, पावर अभी मान लेते हैं रेटिंग पावर कितने का है? 100 वॉट। सर इससे क्या फ़ायदा होगा? तो सर यहाँ से हम इसका रजिस्टेंस पहले निकालते हैं, आर। उसका रजिस्टेंस कितना रहा होगा? सर P = V² × R होता है क्या? अरे होता है। तो R = कितना हो जाएगा? V² P। सर V कितना है? 200, और ये भी फिर कितना? 200 स्क्वायर है ना, और नीचे कितना है पावर? 100। तो क्या 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या ये बनेगा 400? क्या 400 रेजिस्टेंस इसका होगा। जो एक लंबी कॉइल होगी उसका रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा? 400। अब इसी को कितने पार्ट में कट कर दिया गया? 2 आइडेंटिकल पार्ट में कट किया गया। तो क्या एक के पास 200, एक के पास कितना हो जाएगा? 200। क्या R1 R2 मिल गए? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि किस में कनेक्ट किया गया है? पैरेलल। तो 1/R1 मतलब 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1, मतलब 200 + 1/200। तो सर कितना हो जाएगा? 200, और ये कितना होगा ऊपर? यही होगा ना। तो 2/200 उल्टा कर दिया जाएगा, 200/2 मतलब कितना आ जाएगा? क्या इक्विवेलेंट इन दोनों का मिल गया? सर इससे क्या फ़ायदा होगा? इक्विवेलेंट से क्या मतलब है मुझे भाई? मैं दोनों को जोड़ के, देखो दोनों को ऐसे जोड़ दिया, ये हैं, और इनको जोड़ दिया किससे? बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी से? 200। इसका रेजिस्टेंस कितने ओम का है? अरे 200। इसका भी कितने का है? 200। तो क्या तुम्हें इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना। तो इक्विवेलेंट निकाला तो दोनों को हटा के कितना लगाना पड़ेगा? 100 लगाना पड़ेगा, 100 ओम। अब बताओ तुम्हें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? बस यही 2 चीज़ अब लास्ट में मिली हमें। कैलकुलेट द एनर्जी पर सेकेंड इन द न्यू कॉम्बिनेशन। एनर्जी पर सेकेंड, तो टाइम दे दिया है। अरे एक टाइम 1 सेकेंड दे दिया, तो एनर्जी के पास जाना है तो क्या तुम्हें कहीं पावर पता होना चाहिए ना? पता होना कि नहीं?
एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम, पावर इनटू, तो पावर जब तक पता होगा तभी तो एनर्जी निकालोगे। तो भाई पावर निकालने के लिए सर आर पता है, भी पता है, तो क्या P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब निकाल लीजिए पावर। पावर मिल गया तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टाइम तो एक ही है, तो वही एनर्जी हो जाएगी। कितना आ रहा है आंसर? चेक करें, आ भी रहा है कितना नहीं। एक सेकेंड, कहाँ गया? और हीटर कॉइल वाला है क्वेश्चन। कहाँ गया भाई ये? चार सौ आ रहा है क्या? हाँ तब सही, 400 जूल आ रहा है पर एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड 400 जूल। भी की वैल्यू कितनी है? 200 इंटू 200, और आर कितना अब निकाला है? 10 से 10, 10 से 10, क्या 400 हो गया? 400 वॉट। ये अब एनर्जी पूछा है तो पावर इनटू क्या हो जाएगा? टाइम। पावर कितना है? 400, टाइम कितना है? 1 सेकेंड, मतलब 400 जूल। दिस इज द एनर्जी, 400 जूल। क्वेश्चन चलिए हम आगे आपको दे देंगे, अभी टाइप करा के आप घर जाइएगा, आराम से करिएगा, इत्मीनान से करिएगा। मिटा दे सब। हेडिंग डालिएगा किरचॉफ लॉ। पहले समझिएगा, बूझिएगा, उसके बाद से लिखिएगा। देखो समझो, किरचॉफ लॉ क्या है? किरचॉफ ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, जो ओम्स लॉ में आप करते आए हो वही कहानी किरचॉफ लॉ में करना है। मतलब हम एक लाइन में अगर कहें तो किरचॉफ ने एक अल्टरनेट मेथड दिया है किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे किरचॉफ ने क्या रूल दिया है, तो बात अलग है कि सर 2 रूल दिया है, मगर मैं आज पूछूं कि भाई किस लिए दिया है वो, तो रीज़न क्या है सुनो। उन्होंने यही इसीलिए दिया जो अभी बताया हूँ। उन्होंने मान लो ओम्स लॉ को लगा के तुम क्या करते थे? अरे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते थे और क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। जैसे अभी वहाँ पे मैंने 200 को जोड़ के कितना कर दिया? 100 कर दिया। अब मान लो इस सर्किट में मैं पूछ देता, ऐसे ही जुड़ा था, ये 200 था और यहाँ पे एक 200 था, और इसमें मैं पूछ देता कि बताओ करंट कितना जा रहा है, तो क्या ओम्स लॉ लगा के निकाल सकते थे इस करंट की वैल्यू? बट क्या इसको निकालने से पहले इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ता, रिजॉल्व करना पड़ता। तो इस सर्किट को रिजॉल्व करने के लिए क्या तुम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के पास गए थे? बट सर्किट अभी सिंपल थी एकदम, इतनी थी कि आपको देख के लग गया कि भाई ये पैरेलल है और ये सीरीज में है। बहुत ईजिली सॉल्व हो गया और आसानी से आई की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। बट अगर मैं सर्किट इतना कॉम्प्लेक्स दे दूं कि आपको 1 घंटा लग जाए सोचने में कि ये सर्किट सीरीज में है कि पैरेलल में है, कि इधर वाला पैरेलल है कि ये इसके साथ सीरीज में है, अगर कहीं आप ऐसा फंस रहे हैं तब आप किसके पास जाएंगे? किरचॉफ्स के रूल पे या किरचॉफ्स के लॉ पे। इन्होंने एक अल्टरनेट मेथड दिया है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था, पोटेंशियल के टर्म में dV/dr, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता था। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक और फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू निकाल सकते थे। बट इन सबको बियॉन्ड रख के गॉस ने एक अपना थ्योरम दे दिया कि भाई मेरे थ्योरम से आप किसी भी सरफेस पे अंदर बाहर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। गॉस थ्योरम क्या था?
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द अल्टरनेट मेथड था ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक अल्टरनेट मेथड था। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला गॉस थ्योरम में लगाते थे भाई, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकल के आती थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो इन्होंने एक अल्टरनेट मेथड दिया था, उसी तरह सेम इनका भी ये ओम्स लॉ का एक अल्टरनेट मेथड है। बस इतनी सी बात है, अभी ये लिख लेंगे ये बात। अब सुनो, इनके इस लॉ को समझने के लिए पहले तो कितने लॉ दिए, उनको वहाँ पे जाने से पहले आपको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ होती है जंक्शन, दूसरा होता है नोड, पहले नोड लिख लो, नोड, फिर होता है जंक्शन, और एक होता है लूप, या इसी को हम मेश कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं। पहले ये इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट में पहले हमें इन 3 चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक, तो समझिए पहले नोड क्या है। नोड का मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बस समझा रहा हूँ, जैसे मैंने ये बनाया यूँ और इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, बस एक सिंपल सा सर्किट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है, और यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है। यहाँ ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये नोड है, समझ रहे हो, जहाँ पे 2 वायर आके आपस में कनेक्ट हुए हैं ना। क्या यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, ये वायर और ये वायर क्या कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, इसीलिए इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। मतलब where 2 wire are connected, कनेक्टिंग पॉइंट को ही नोड कहते हैं। बट सर 2 ही वायर होने चाहिए, बस इतना दिमाग में रख लो, 2 से ज़्यादा नहीं। 2 से अगर वो कहीं ज़्यादा हुए तो क्या कहलाने लगेंगे, यही बात है। जैसे मान लो आप रेलवे स्टेशन देख लो, एक सिंपल रेलवे स्टेशन है, जैसे मान लो देवरिया है, सिंपल रेलवे स्टेशन है। बट अगर थोड़ा सा कहीं आगे जाओ, कहीं इधर या गोरखपुर चले जाओ, तो क्या गोरखपुर जंक्शन है। जंक्शन क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कई रूटों की ट्रेन चलती है। वहाँ पे आप कई रूट, जैसे आप मान लो वहीं से आप एक कहीं इधर चले जाओ, बिहार में कट जाओ, या बिहार में ही कहीं इधर ले लो, जहाँ से ट्रेनें डिवाइड होती हैं, कोई भी एक जंक्शन ले लो। अब आपको जो भी पता होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट कोई ऐसी ट्रेन ले लो, जैसे मान लो एक चली गई आपकी बनारस की तरफ और एक चली गई बिहार की तरफ, हो गई, कट गई। या बिहार में ही कहीं से एक दूसरे साइड में, जहाँ पे एक मतलब ऐसे, अब देवरिया गोरखपुर, केवल ये क्या होगा, नोड होगा ना। अरे देवरिया से गए और फिर गोरखपुर आ गए, फिर गोरखपुर से गए कहाँ गए, देवरिया, तब तो ये नोड हो गया। बट 2 से ज़्यादा, अब मान लो यहीं से देवरिया से ही कोई कट के बिहार चली जाती ट्रेन, तो क्या 2 से ज़्यादा कट गई है यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या कहलाने लगता, जंक्शन। बस समझ गए, यही जंक्शन होगा। तो जंक्शन का मतलब है जहाँ पे 2 से ज़्यादा वायर आके कनेक्टेड हो, मोर देन 2 वायर आर कनेक्टेड। ठीक है, मोर देन 2 वायर आर कनेक्टेड। अब जंक्शन का एक अपना रूल है, ये बात समझो थोड़ा। जंक्शन का इसका एक रूल है जिसको हम साइन कन्वेंशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ ट्रेन की बात तो हो नहीं रही है, किसकी बात होगी, करंट की ना। तो इसका एक रूल है खुद का जिसको साइन कन्वेंशन कहते हैं। सर इसका रूल क्या है साइन कन्वेंशन का, किसी जंक्शन पे जितनी भी ट्रेनें आएंगी वो पॉजिटिव में रहेंगी, और जितनी ट्रेनें यहाँ से प्रस्थान करेंगी, मतलब डिपार्चर होंगी, जाएंगी, वो सब किस में रहेंगी, नेगेटिव। तो समझ गए, अराइवल्स ट्रेन्स जो हैं वो टेकन टू बी पॉजिटिव एंड डिपार्चर ट्रेन टेकन टू बी नेगेटिव। तो अभी तो करंट के फॉर्म में पढ़ना है, तो किसी जंक्शन पे आने वाले सभी करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा और जाने वाले सभी करंट को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये रूल्स आप अपने दिमाग में हमेशा जंक्शन पे लगाएंगे। सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, ये हमारे पास जंक्शन है और इस जंक्शन में एक करंट I1 आ रहा है और एक करंट I2 आ रहा है, तो निकलेगा तो एक कितना हो जाएगा, I3 और एक
होगा ना, क्योंकि देखो ये I1 I2 आके जैसे मान लो 5 है और ये 10 है, तो आके यहाँ मिला तो कितना हो गया 15 हुआ। अब निकलेगा तो इधर जरूरी थोड़े कि इधर 5 निकलेगा इधर 10 निकलेगा, नहीं, हो सकता है इधर 8 निकले तो इधर 7 निकले, हो सकता है इधर 9 निकले तो इधर 6 निकले, निकलना बस 15 है। तो कहीं भी कुछ भी निकल सकता है अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। भाई उस प्लेट उस पर कितना ब्रेकर है उसी के हिसाब से तो जाएगी ट्रेनें। ज़्यादा ब्रेकर है तो इस पर कम ट्रेनें चलेंगी, इधर कम ब्रेकर है तो ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी। समझ गए इतनी बात? तो इसका मतलब मैं बोलूँगा I1 प्लस I2 माइनस I3 I4। ठीक है, समझ गए इतनी बात? क्लियर है? बस अभी इतना समझो, ये रूल समझो। अभी इसी को किरचॉफ ने अपने लॉ में बदला है कैसे। लूप समझो, लूप का मतलब क्या है, जहां से चले वहीं पे इसी सर्किट में A B C D, तो लिख देंगे फ्रॉम द एबव सर्किट A B बोलो C D A B C D। अभी तो D पे पहुंचे ना, तुम्हें जहां से चले वहीं पे आना है, तो फिर क्या हो जाएगा A, ये लूप कहलाएगा, या इसी को मैश कहेंगे। ये भी दो डायरेक्शन में हो सकता है। भाई मैं जरूरी थोड़े हूं कि मैं हमेशा क्लॉकवाइज ही चलूं, क्या मैं एंटी क्लॉकवाइज, मेरा मन, मैं ऐसे भी तो चल सकता हूं, ए से चल के ए पे ही आना है ना भाई, मैं A D C B A भी तो लिख सकता हूं। तो क्या इस लूप का नाम हो जाएगा A D C B A, ये भी तो लूप हो जाएगा, बट लूप बदल गया, लूप वही है, डायरेक्शन बदल गया। तो ये कैसे चला बोलो भाई, और ये एक चला वामावर्त और एक दक्षिणावर्त, मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी चल रही है एक उस साइड में और एक घड़ी के अपोजिट साइड में। तो ADCB है। लूप का मतलब तुम समझ गए हो। अब इस पे भी उन्होंने एक अपना रूल बताया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इस रूल्स को समझो। क्या बताया है इन्होंने, क्या चाहिए, बैक कॉपी वहाँ है। अब सुनो किरचॉफ के रूल्स। बताया जाए, ये चीज समझ गए ना। अब किरचॉफ ने दो लॉ दिए हैं, 2 लॉ, बस ध्यान से समझना इस बात को। इट गिव 2 लॉ। कौन कौन से? पहला जंक्शन रूल, जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल बोल सकते हो। ठीक है, सुनो, पहला रूल है जंक्शन रूल। तो सर जंक्शन रूल में उन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि किसी जंक्शन पे नेट करंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बस यही बोला। एट अ जंक्शन, सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूं, बस ऐसे एक लाइन में। एट अ जंक्शन सम ऑफ ऑल करंट will be 0, will be equal to 0। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, एट अ जंक्शन सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। क्या सिग्मा मतलब टोटल करेंट्स जितने आ रहे हैं जितने जा रहे हैं उन सब का सम किसके इक्वल होगा? 0। अब थोड़ा ये रूल समझो, रूल समझो। ये हमारे पास जंक्शन था, इसमें करंट आ रहा था I1 और इसमें कितना आ रहा था, और इसमें कितना निकल रहा था, और इसमें, तो मैंने क्या आपको समझाया था, I1 I2 आ रहा है 15 था, कैसे भी मिला के 9 6 8 7 कुछ भी 15 था, तो निकलेगा भी कितना? तो ये आने वाले प्लस में लिए जाएंगे तो जाने वाले, तो 15 प्लस से 15 माइनस 0 नहीं आएगा। समझ गए हो? मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, माइनस वाले टर्म को क्या इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, I3 प्लस 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 15, 0 ही तो आएगा। अगर इधर लाओगे तो 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 0। समझ गए इतनी बात? बस यही चीज़ इन्होंने अपने इस रूल में बताई है, इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में। अभी जब क्वेश्चन करोगे तो लगेगा कि भाई हाँ ये तो इससे हो जा रहा है, बहुत आसान सा रूल है।
बस तुम्हें रूल्स अभी समझना है, ठीक है। तो ये जंक्शन रूल है। अच्छा सर, इसका प्रिंसिपल पूछता है पेपर के ऑब्जेक्टिव में बहुत, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। बताइए कौन सा प्रिंसिपल अप्लाइड हो रहा है इसमें, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाइड हो रहा है? तो जितनी ट्रेनें आ रही हैं उतनी ट्रेनें जा रही हैं। यहाँ पे ट्रेन नहीं, जितनी करंट आ रही है उतनी करंट। तो क्या सर एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है? एक टर्मिनल पे एक जंक्शन पे जितना चार्ज आया है, करंट का मतलब चार्ज, जितना चार्ज आया है उतना ही चार्ज तो निकलेगा। क्या वायर खा जाएगा? नहीं, कोई नहीं खाएगा। चार्ज को नहीं खाता है वो, तो करंट की वैल्यू कम होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से। तो चार्ज अगर तुमने 50 भेजे हैं तो निकलेंगे भी कितने? तो प्रिंसिपल कौन सा हुआ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बस ये याद रखना, पेपर में पूछता है, लिख देगा नीचे जंक्शन रूल। जंक्शन रूल का प्रिंसिपल क्या है? नीचे 4 ऑप्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कौन सा होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इतना हो गया। चलिए तो अभी लिखेंगे, मिटाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, और टाइम जल्दी है नहीं। तो आप हेडिंग डालिए किरचॉफ लॉ और एक लाइन लिखिए इसमें फटाक से, ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाएंगे। देखो, इट इज़ द अल्टरनेट मेथड, इट इज़ द अल्टरनेट मेथड to find the equivalent resistance in a complicated circuit, equivalent resistance in a complicated circuit। ठीक है, फुल स्टॉप देना, बस हो गया। अब उसके नीचे लिखना नोट। ये पूरा तीनों छाप लो बस, ये इधर का कुछ इसमें लिखवाना नहीं है। अब समझी गए नोट क्या है? ये नहीं पूछता है, मेन आपका जंक्शन रूल से पूछता है। तो जंक्शन क्या था ये समझना था, इसलिए पहले इन 3 चीज़ों को जानना जरूरी था। नोड, जंक्शन, लूप को मेश भी कहते हैं। हो गया? एकदम फटाक से छापो, टाइम नहीं है। मैं पूरा जंक्शन रूल वो रूल बता के जाऊंगा। क्या नाम है अगला? सेकेंड लॉ। मेन वही है, क्वेश्चन उसी से सारे बनेंगे, उससे भी बनेंगे मगर इससे ज़्यादा, दूसरे रूल से ज़्यादा। जंक्शन लॉ हो गया है, मिटा दे। सुनिए, दूसरा सुनिए। दूसरे लॉ को कहते हैं, क्या नाम दिया है उसको? जंक्शन। तो इसका नाम होगा लूप मेश। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, लॉ या रूल। सेकेंड लॉ। अब इस पे भी बात समझ लो, बस बहुत आसान है। सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या बोला? सेकेंड लॉ के अंदर इन्होंने बोला कि अगर तुम किसी लूप में, मतलब ऐसे समझो, मैं अगर किसी लूप में जहाँ से चला हूँ वहीं पे रिटर्न वापस आ गया, तो उस पॉइंट पे उस पूरे लूप का नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो इन्होंने बोला सेकेंड रूल में, इन द लूप या तो कैसा हो, क्लॉकवाइज, या उससे लेना देना नहीं है उसको। नेट पोटेंशियल ऑफ द लूप, नेट पोटेंशियल विल बी 0।
अब ये समझेंगे अभी सर कैसे। तो इन्होंने बोला सिग्मा भी इज इक्वल टू 0, उसमें सिग्मा आई 0 था, इसमें क्या था सिग्मा भी। सिग्मा आई कहाँ पे 0 होता है, जंक्शन पे, और सिग्मा भी कहाँ पे 0 होता है, लूप में। सर ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान से समझो भाई, बहुत आसान है, ये तो कोई बता लेगा। सपोज दैट मेरे पास ये एक सर्किट है और इसमें मैंने लूप ड्रॉ करने के लिए आपसे बोला, तो आपका मन आप इधर से चल लेंगे या इधर से। लूप का मतलब समझ लेना, क्वेश्चन सब इसी से सॉल्व होंगे। क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ लूप, समझ गए। तो मैं कहाँ से चलना स्टार्ट किया हूँ, A B C D A आ गया। अब ऐसे देखो, ये बैटरी कितने वोल्ट की है, मान लेते हैं 10 वोल्ट की है। तो 10 वोल्ट में ये वाला पोटेंशियल कितने का होगा, अरे देखो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला 10 का होगा और निगेटिव वाला, तभी तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है। अरे ये हायर होता है और ये, तो हायर वाला हमेशा ज़्यादा होगा, लोअर वाला कम होगा। तो मान लेते हैं हायर वाला कितने का है 10 और लोअर वाला। तो अब एक बात बताओ, ये 10 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा 10। अच्छा सर चलिए अब चलते हैं हम यहाँ से, यहाँ पता ना कितना होगा नहीं पता, यहाँ पता ना कितना होगा नहीं पता, यहाँ पता ना कितना होगा नहीं पता, यहाँ आ गए तो यहाँ तो पता है ना कितना होगा 10। तो जहाँ चले हो वहीं पहुँच गए, तो फाइनल भी पॉइंट वही है, इनिशियल भी पॉइंट वही है। तो क्या नेट पोटेंशियल 0 नहीं हो गया। अरे नेट मतलब इनिशियल फाइनल, यही तो करोगे, समझ गए। जैसे मैं पूछूं तुमसे कि पोटेंशियल का चेंज कितना आया, तो तुम फाइनल माइनस क्या करोगे, इनिशियल। तो पूरे एक लूप में फाइनल भी यहाँ 10 है और इनिशियल भी क्या था 10, तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0। मतलब ये बात पता चली कि अगर हम यहाँ का पोटेंशियल 5 ले लें, यहाँ का 6 ले लें, यहाँ का 4 ले लें, कुछ भी है ऐसे, और यहाँ का 10 है, तो सबको जोड़ेंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा 0। मतलब बस एक लूप कंप्लीट होना चाहिए, उस लूप में पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 0। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, इन द ABCD, इन अ लूप, कौन सा लूप आपने कंसीडर किया था, ABCDA, डेल्टा भी सिग्मा भी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, मेन तो ये है इसमें। अब सुनो ध्यान से, ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, मगर कहानी इसमें बहुत बहुत थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। क्या है वो समझो। पहले तो इसका प्रिंसिपल समझ लो कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल लिख लिया जाए, बताओ भाई क्या होगा, क्या कंजर्व होगा, पोटेंशियल कभी कंजर्व होता है, एनर्जी, तभी तो 0 हो रहा है। अरे पोटेंशियल का मतलब क्या है, आपने कितना वर्क किया, पोटेंशियल मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसका मतलब आपका वर्क डन कंजर्व है ना, तो वर्क डन मतलब एनर्जी, तो आपकी क्या कंजर्व है, एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख लेना, पूरा ऐसे लिखना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। ठीक, अब थोड़ा इसके साइन कन्वेंशन को समझते हैं। चलिए अभी 5 मिनट बस हमें टाइम लगेगा साइन कन्वेंशन समझाने में। इसके अंदर साइन कन्वेंशन ही मेन इंपॉर्टेंट है। स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहली चीज, ड्रॉन अ करेंट, ध्यान से सुन लो एक बात, ड्रॉन अ करेंट फ्रॉम अ बैटरी। सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय करंट निकालेंगे, कहाँ से, बैटरी या सेल जो भी गिवन है उससे क्या करंट निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप, टेक अ लूप। अब लूप कैसे लिया जा सकता है सर, क्लॉकवाइज या, बस ऐसे लिख देता हूँ, CW&AW, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में बस ऐसे समझो, इसी से मैं समझा रहा हूं। पहला तुमने क्या कर दिया है, बैटरी से क्या निकाल दिया, तो करंट तो हमेशा सर पॉजिटिव से निकलेगा, निकाल दिया, ठीक है सर। दूसरा स्टेप क्या किया, लूप बना लिया। कोई इधर बनाएगा, कोई इधर भी बना सकता है, आंसर सबका सेम आना है। लूप बन गया सर, तो लूप का नाम भी लिख दिया, क्या है, अगर क्लॉकवाइज है तो ABCDA है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ADCBA है, ठीक है।
चलिए अब आता है मेन साइन कन्वेंशन का खेल। अब जब तुम ए से चले हो, बस देखते चलना, क्वेश्चन एकदम मैं बता रहा हूँ कि यहीं से सारी चीज़ें यहीं से सॉल्व होंगी। ए से जैसे तुम चले हो तो कहाँ पहुँचोगे? बी पे। क्या रास्ते में कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, छोड़ दो। बट जैसे तुम अब बी से सी पहुँचे हो तो क्या रेजिस्टेंस मिला? मिला ना। अब देखो रेजिस्टेंस मिलने की पॉसिबिलिटी बस समझना। क्या करंट इधर चल रहा है? अरे इस रेजिस्टेंस में करंट इधर चल रहा है, और तुम्हारा लूप किधर चल रहा है? क्या वो भी इधर ही चल रहा है क्या? अरे तुम्हारा लूप भी इधर ही चल रहा है क्या? लूप तुम कहाँ से बनाए हो? ए से, बी से, सी से, डी से। तो तुम्हारा लूप भी किधर चल रहा है? जिधर करंट चल रहा है। इसमें बस, इसी में बस देखना है। तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? तो सर पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू आई इंटू, अब ये प्लस में लोगे कि माइनस में? तो मैं बताता हूँ, सुनो बस। पोटेंशियल तो समझिए ना कितना होगा भाई। करंट कितना आएगा इसमें? I, और रेजिस्टेंस इसका कितना लिए हो? R, तो I इंटू R। अब यही पोटेंशियल प्लस में होगा कि माइनस? क्योंकि हमने हेडिंग क्या डाला है? साइन कन्वेंशन। तो सर ये प्लस में होगा। अगर लूप का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के तरफ है तो हमेशा पोटेंशियल क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। तो तीसरा है ये, इससे अगर आई भी इधर चल रहा है और ये क्या है? लूप भी इधर चल रहा है, तो इसका पोटेंशियल हमेशा कितना लिया जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है। किसी बंदे ने एंटी क्लॉकवाइज अगर बना लिया होता तो कहानी बदल गई होती, क्योंकि करंट चल रहा है इधर और उसके लिए लूप किधर चल रहा है? इधर। समझ गए हो इतनी बात? तो इस केस में क्या होता? क्या हमारे पास फिगर ऐसे बनता? क्या देखो करंट चल रहा है अभी भी इधर, मगर क्या लूप का डायरेक्शन इधर हो गया क्या? तो लूप का डायरेक्शन अगर इधर हो गया तो अब भी कितना लिया जाएगा? माइनस आई इंटू आर। समझ गए हो? सर्किट में क्या आ सकता है तुम्हारे पास? एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी, और कुछ आएगा? तो रेजिस्टेंस का खेल समझ ही गए हो। अब बस किसका खेल समझना है? बैटरी, जो कि पांचवा साइन कन्वेंशन। अब देखो बस ध्यान से समझो भाई, अभी नोट करना, तेजी नहीं है कुछ। एक बार अगर मिस हो गया तो फिर बार बार हम नहीं समझाएंगे। ये लूप लिया था पहले। अब बताओ, जब ए से चले हो तो बी सी डी, अब बी से ए जब आओगे तब ना बैटरी मिलेगा, क्योंकि सी से डी में तो कुछ मिला नहीं। तो डी से ए आओगे तो अब क्या मिल गया? बैटरी या सेल। अब ये बताओ, ये टर्मिनल क्या होता है और ये क्या होता है? इसमें बैटरी में करंट नहीं देखा जाता, बस तुम्हें किसको देखना है? लूप को। रेजिस्टेंस में तुम करंट को देखे हो और अपने लूप को देखे हो। इसमें केवल क्या देखोगे? लूप। क्या तुम्हारा लूप का डायरेक्शन निगेटिव से किसकी तरफ जा रहा है? तो इसका मतलब तुम पहले गरीब थे, क्या अब धनी हो गए? तो इसका मतलब पोटेंशियल कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव ना। धनी हो रहे हो तो कैसा लिया जाएगा पोटेंशियल? ईएमएफ कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। हो गया। अगर लूप बदल गया होता, सपोज दैट जिसने एंटी क्लॉकवाइज लिया होता, तो क्या उसके लिए लूप का डायरेक्शन ये होता? तो क्या आप धनी थे, अब क्या हो रहे हो? तो क्या निगेटिव रीड, मतलब रेडी हो रहे हो ना भाई? तो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, मतलब लूप का डायरेक्शन ये बन गया। तो लूप का, ये लूप है, बार बार नीचे वाली एरो को मैं लिखना भूल जा रहा हूँ, जहाँ वहाँ लिखा तो है। तो लूप है तो इसमें ईएमएफ क्या हो जाएगा? निगेटिव। बस खत्म। यही है किरचॉफ रूल। अब क्वेश्चन जब बनाओगे तब समझ में आएगा कि सर कैसे क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बना के दिखा भी देता हूँ। बेसिक एकदम यही सर्किट उठाता हूँ, बस देखो थोड़ा ध्यान से, 1 मिनट बस देख लीजिए। अच्छा ये लिखे नहीं थे क्या? कोई बात नहीं भाई, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था, जंक्शन रूल लिखा था, वही मिटाया हूँ। समझो यार, ये 2 है और ये 4 है। मैं तुमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, ओम्स लॉ लगाओगे? अरे बताओ भाई, ओम्स लॉ के V इज इक्वल टू आई इंटू कितना होगा? आई सर कितना दिया है? आई तो निकालना है। V कितना दिया है और R कितना दिया है?
तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आएगा सर, आ गया। अब थोड़ा इसी को किरचॉफ रूल से लगाते हैं, क्या 2 आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। सुनो, किरचॉफ रूल से लगाएंगे तो क्या ऐसे बनाएंगे सर्किट, क्या यहाँ पे लेंगे आई, पहले बैटरी से क्या ड्रॉन करना है, और किरचॉफ में कौन सा रूल लगा रहे हो, जंक्शन रूल। कौन सा रूल लगा रहे हो, लूप रूल। क्या बना रहे हैं, लूप। हम जो बोल दे रहे हैं वही बोल दोगे। मैं थोड़ा तेजी में हूँ क्योंकि अब टाइम हो गया है, 40 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। मैं लूप बनाया, बन गया लूप। अब लूप बनाया तो जाहिर सी बात है लूप ही रूल लूंगा। बैटरी से क्या ड्रॉन किया हूँ, करंट, करंट बन गया यहाँ आई, ये 2 है 4 है, चलो यहाँ तो नाम दे दो क्योंकि लूप बनाना है तो जाहिर सी बात है नाम देना पड़ेगा। ABCDA हो गया, ABCDA। अब बताओ B से C में ही कुछ मिलना है और D से A में मिलना है, तो जाहिर सी बात है B से C में करंट क्या ऐसे जाएगा और लूप भी ऐसे। तो बताओ क्या लिखेंगे, पोटेंशियल 2 इंटू आई, प्लस में कि माइनस में, 2 इंटू आई, अरे V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो लिख दिया प्लस में। सर इधर आए, निगेटिव से किधर चल रहे हैं, तो धनी हो रहे हैं ना, तो धनी हो रहे हैं तो सर प्लस, प्लस में कितना 4 इज इक्वल टू 0। क्यों सर 0 लिख रहे हैं, अरे भाई नेट पोटेंशियल लूप में क्या होता है, तो नेट पोटेंशियल 0 हो गया। अब बताइए -2i इज इक्वल टू, देन i इज इक्वल टू, मिल गया, समझ रहे हो। माइनस में कहा, माइनस से माइनस 4 उधर जाके माइनस होगा, कहीं गलती हो गया क्या, एक सेकेंड, उल्टा हो गया है क्या कहीं कुछ, तब रूल में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी का काम मतलब शैतान हूं मैं। ये तो माइनस में ही आना चाहिए आंसर इसका, तो सही है, माइनस से प्लस। तो रुक जाओ बताता हूँ क्या गलती की हो। हाँ हो गया समझ में आ गया। ये देखो ये प्लस है तो ये क्या होगा, और ये माइनस है होगा, बस यही गलत लिखती हो, उल्टा होता है बस इसमें, तीसरे और चौथे में। कैसे समझो, लूप किधर चल रहा है, तुम्हें हमेशा लूप का डायरेक्शन देखना है। अब छोड़ दो करंट का डायरेक्शन, बैटरी में ये प्लस है तो ये क्या हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस से माइनस जा रहे हो तो गरीब हो रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या होगा। और अगर लूप बदल गया, इधर हो गया माइनस से, तो क्या हो गए धनी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अपोजिट वाला करंट के। अब ऐसे याद रखो, करंट के अपोजिट लूप चलेगा तो पॉजिटिव, करंट के अपोजिट लूप चलेगा तो, और करंट के डायरेक्शन में लूप चलेगा तो इसका मतलब ये क्या लिया गया होगा, समझ गए ना। अब माइनस से माइनस कट गया होगा, ठीक है। क्या प्रूव हुआ इससे कि हम शैतान नहीं हैं, आंसर आ गया। और ओम्स लॉ और किरचॉफ रूल से दोनों से आंसर सेम आ रहा है, मतलब इट इज़ द अल्टरनेट मेथड ऑफ द ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पे, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अभी क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको।